हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, अध्ययन लक्ष्य में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम हिस्ट्री का डे 5 में क्षेत्रीय राज्यों का उदय और संघर्ष लेकर आए हैं। ये नया टॉपिक है और ये डे 5 में आता है, यानी कि 5वें दिन का ये टॉपिक है। और इस टॉपिक को पूरा क्लियर कराएंगे। यहाँ से ये ब्रिटिश कंपनी की स्टार्टिंग फाउंडेशन है ये, यानी कि ब्रिटिश कंपनी कैसे स्टार्ट हुई और उसकी नींव कैसे रखी गई, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी इस टॉपिक से। तो साथियों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस टॉपिक में शुरुआत करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को हाई क्वालिटी में देखें, जिससे आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा और समझने में क्लियरिटी होगी, पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाई क्वालिटी में देखेंगे तो एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा, और साथ साथ बता तो रहे ही हैं साथ में, और उससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल शासन पतनशील अवस्था में था, यानी कि मुगल शासन का जो है समाप्ति की ओर था, यानी कि उसका पतन लमसम में हो ही चुका था, जिसके कारण इनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाले प्रांतों में स्वतंत्रता की आकांक्षा जगने लगी थी। कालांतर में विभिन्न मुगलों रियासतों के नामात्र के मुगल बादशाह के प्रति वफादारी रखी और स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया था, यानी कि अधिग्रहण कर दिया था। तो साथियों, अब जैसे इसमें अलग अलग साम्राज्य, जैसे बंगाल है, अवध है, और मराठा है, पंजाब है, हैदराबाद है, मैसूर है, जाट है। तो इन साम्राज्य में क्या क्या घटना घटित हुई, और ये बंगाल साम्राज्य जैसे है, अवध है, तो यहाँ से ब्रिटिश काल का कैसे उदय हुआ उसके बारे में जानेंगे। हर इस साम्राज्य के अलग अलग जानेंगे हर साम्राज्य को। तो साथियों, शुरू करते हैं। 1700 में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान एवं 1717 में सूबेदार नियुक्त किया। मुगल साम्राज्य के विघटन और स्थिरता की स्थिति का लाभ उठाकर बंगाल के सूबेदार मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र रूप से शासन प्रारंभ कर दिया, परंतु नजराने के रूप में बड़ी रकम भेजता रहा। मुर्शीद कुली खां और 1727 तक मुर्शीद कुली खां ने बंगाल पर शासन किया, 1727 तक। और उसके बाद सिराजुद्दीन ने 1727 से 1739 तक शासन किया, इसके बाद मुर्शीद कुली खां के बाद। और 1740 में अलीवर्दी खां ने बंगाल का शासन अपने हाथों में ले लिया। अब आते आते 1756 में अपनी मृत्यु के पूर्व तक बंगाल का शासन बना रहा। 1741 में अलीवर्दी खां बंगाल का सूबेदार बना रहा। वह एक योग्य शासक था। अलीवर्दी खां के पश्चात उसका पोता सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। अलीवर्दी खां का जो पोता था सिराजुद्दौला, वो गद्दी पर बैठा। उसके बाद अब 23 जून 1757
को मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब की सेना के बीच ये युद्ध हुआ। ये प्लासी का युद्ध बहुत फेमस है और ये बंगाल साम्राज्य जो था और उसका जो सिराजुद्दौला लास्ट शासक था उसके बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध लड़ा गया। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, जो कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, उनके नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया, यानी कि सिराजुद्दौला हार चुका था। प्लासी युद्ध के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। अब यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई सिराजुद्दौला को हराकर। इसके द्वारा एक व्यापारिक संस्था के हाथों में राजनीतिक अधिकारों का समावेश हुआ और भारत में अंग्रेजी सत्ता कायम हुई, यानी कि पूरी तरीके से भारत में अंग्रेजी सत्ता जो है कायम हो गई। अब इस युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव की कठपुतली बन के रह गया, यानी कि जो पूरा डिसीजन था वो अंग्रेजों के हाथ में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, और केवल एक नाम मात्र के लिए एक नवाब जो कि मीर जाफर को बना के बिठा दिया और अपनी मर्जी से जो डिसीजन लेना था वो लेना था, बस एक कठपुतली की तरह बना के रख दिया था मीर जाफर को नाम के तौर पर। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को पूरा करने का साधन बन गया था कौन? मीर जाफर। 1760 में उसे पदच्युत कर, यानी कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया, यानी कि उसे हटाकर, और बंगाल का नवाब कौन बनाया गया? मीर कासिम को, उसे हटाकर, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बना दिया गया बंगाल का नवाब। अंग्रेजों के द्वारा दस्तक के दुरुपयोग और मीर कासिम द्वारा सभी आंतरिक कर हटा दिया जाना और कासिम और अंग्रेज अधिकारियों के बीच टकराव का कारण बना। मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज के विरुद्ध लड़ने की तैयारी की। किसने? मुगल सम्राट आलम द्वितीय ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिलकर किसके? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयारी शुरू की। 22-23 अक्टूबर 1764 के बीच बक्सर की लड़ाई हुई और फिर एक लड़ाई होती है बक्सर की, जिसमें मीर कासिम मुगल सम्राट तथा अवध के नवाब के संयुक्त सेना की हार हुई, यानी कि ये दोनों लोग हार गए, यानी कि अवध के नवाब और मीर कासिम ये दोनों मुगल सम्राट थे और इनकी हार हो गई अंग्रेजों से। इलाहाबाद की संधि के बाद मुगल बादशाह को नवाब उड़ीसा और बिहार की दीवानी का अधिकार कंपनी को देना पड़ा। तो ये था बंगाल का शासन लास्ट टाइम पर। आते आते कंपनी का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आते आते ये क्या संघर्ष रहा वहाँ के सम्राटों का, वहाँ के मुगल साम्राज्य में जो नवाब थे उनका क्या संघर्ष रहा अंग्रेजों के प्रति, उसको हमने जाना। और दूसरा, अब चलते हैं आगे अवध की ओर। अवध में क्या घटना घटित हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के टाइम पर, वो हम जानेंगे। 1722 में सआयदत खां बुरहान उल मुल्क को मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया। अवध गंगा और यमुना नदी के बीच के उपजाऊ मैदान में स्थित था।
जो अवध था उसकी लोकेशन क्या थी? गंगा और यमुना नदियों के बीच के उपजाऊ मैदान। यानी कि आज अगर हम चलते हैं गंगा गंगा की एक तरफ चलते हैं और एक यमुना की तरफ का जो बीच का मैदान है, नदियों के बीच का मैदान, उसको उपजाऊ मैदान किसका था? अवध का एरिया था। कालांतर में मुगल सम्राट कमजोर हुआ। 1739 में अपनी मृत्यु तक सआदत खां बुरहान उल मुल्क ने अवध को वस्तुतः स्वतंत्र रियासत बना दिया था। सआदत खां के बाद उसका भतीजा तथा दामाद सफदरगंज अवध का नवाब बना। सफदरगंज के बाद उसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले हम बंगाल साम्राज्य में पढ़ रहे थे हम, शुजाउद्दौला जो अब बक्सर का युद्ध हुआ था, शुजाउद्दौला और मीर कासिम ने साथ में मिलकर अंग्रेज़ों से जो लड़ाई लड़ी थी, तो बक्सर के युद्ध में ये लोग हार गए थे। यानी कि मुगल सेना हार गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से शासन कर लिया था बंगाल साम्राज्य पर। तो ऐसे ही यही शुजाउद्दौला अवध का नवाब इस टाइम पर बने थे। अवध का जैसे उदय हुआ था वही बात हुई थी। अब देखिए आगे चलते हैं। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संबंध बिगड़ने पर मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संबंध बिगड़ने पर मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सहायता की याचना की। अब 22 और 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर में शुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा मुगल सम्राट की संयुक्त सेना लड़ी, परंतु इनकी हार हुई। जैसा कि पहला बताया जा चुका है, पहला हमने पढ़ चुके हैं। शुजाउद्दौला को अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा और अंग्रेज के साथ इलाहाबाद द्वितीय संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार शुजाउद्दौला को करीब 8 लाख रुपए युद्ध में हुए नुकसान के रूप में और अंग्रेजों को देना पड़ा। यानी कि जो युद्ध में नुकसान हुआ था अंग्रेजों का, तो वो 8 लाख रुपए किसको देने पड़े? शुजाउद्दौला को। इलाहाबाद का किला, कड़ा, गाजीपुर आदि क्षेत्रों को अंग्रेज को देना पड़ा और 1798 में 5वें नवाब बाजिर अली खां को अंग्रेजों द्वारा अब दस्त कर दिया गया तथा सआदत अली खां द्वितीय को नवाब बनाया गया। देखिए उस समय अंग्रेज भी पूरी तरीके से अपने हाथ में शासन नहीं लिया करते थे। जब लास्ट शुरुआत जब ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, तो किसी ना किसी को अपनी कठपुतली के रूप में वो नवाब बना दिया करते थे। वही बात हो रही है। 1801 में आते आते, यानी कि 1801 आते आते 1801 में लॉर्ड बेलेजली ने नवाब के साथ एक संधि की, जिसके अनुसार वह अपने सैनिकों को सेवा से हटाने के लिए मजबूर हो गया और ब्रिटिश सेना का भारी खर्च वहन करना पड़ा। ये देखिए कितना तानाशाही थी। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। देखिए इन्होंने कुशासन, यानी कि जो कुशासन करा, मुगल जो लास्ट के मुगल साम्राज्य थे, यानी कि शासक थे, उनको कुशासन का आरोप लगाकर और उन्हें अवध के नवाब को हटा दिया गया और ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया गया था। ऐसे अवध
साम्राज्य का अंत हो गया और ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई, यानी कि फाउंडेशन, नींव रखी गई। तो यहाँ पर अवध खत्म हो जाता है, अवध की हिस्ट्री खत्म हो जाती है। अब आते हैं मराठा की ओर। अब मराठा का क्या वर्चस्व था? अपनी इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में मराठा का बहुत बड़ा योगदान है। और मराठा के जितने भी शासक राजा थे और ये बाजीराव कहलाया करते थे, तो ये जो है इनका ये बहुत ही पराक्रम रहा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, इन्होंने कहाँ से शुरुआत करी और कैसे इन्होंने संघर्ष करा अंग्रेजों के खिलाफ। तो शुरू करते हैं मराठा साम्राज्य से। 1713 में शिवाजी के पोते साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया। पेशवा की एक अपनी अलग हिस्ट्री है, अगर समय मिले तो आप पढ़िएगा पेशवा की हिस्ट्री के बारे में। तो बालाजी विश्वनाथ के समय पेशवा का पद बहुत शक्तिशाली हो गया था और मराठा राज्य की सीमा में काफी विस्तार हुआ। बालाजी विश्वनाथ से लेकर बालाजी बाजीराव के पेशवा पद पर नियुक्त रहने तक मराठा शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। यानी कि जो पेशवा थे, बालाजी बाजीराव के समय बहुत बड़ा लोहा लिया था ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ और एक तरीके से उनके नाक में दम कर दिया था ब्रिटिश साम्राज्य के बालाजी बाजीराव ने। ये पेशवा थे ये। अब देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में अफगानों ने मराठों को पराजित किया। इससे मराठा शक्ति को गहरा धक्का पहुंचा और उनका विजय अभियान रुक गया। एक पहला झटका था मराठों का। इसके बाद क्या हुआ? मराठों की हार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल एवं दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दिया। अब मराठों की हार से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण में और बंगाल में इन्होंने शासन करने का मौका मिल गया इन्हें। इससे भारत में ब्रिटिश सत्ता एवं शासन को आसान बना दिया। अंग्रेजों और मराठों के मध्य 3 युद्ध हुए। कौन कौन से युद्ध हुए? अंग्रेजों और मराठों, ये 3 युद्ध बहुत ही फेमस हैं मराठाओं के। प्रथम आलंग मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक। द्वितीय आलंग मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक, ये 2 साल लड़ा गया। और तृतीय आलंग मराठा युद्ध 1816 से 1819 तक। ये दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत का एरिया है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, इस क्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया। इनकी अलग हिस्ट्री है, इनका आप पढ़िएगा समय मिले तो। ये अलग युद्ध हैं और पढ़ने में दिलचस्पी भी आएगी। तो अब प्रथम आलंग मराठा युद्ध के बारे में बात करते हैं। सूरत की संधि से शुरू हुआ ये प्रथम आलंग मराठा युद्ध और सालवाई की संधि के साथ समाप्त भी हो गया। इस युद्ध का समापन सूरत की संधि से लेकर और सालवाई की संधि तक ये समाप्त हो गया प्रथम आलंग मराठा युद्ध। अब द्वितीय आलंग मराठा युद्ध के पश्चात 24 दिसंबर 1805 को राजघाट की संधि पर हस्ताक्षर किया गया और राजघाट की संधि के कारण होलकर को टोंक, रामपुरा और बूंदी अंग्रेजों को देना पड़ा। यानी कि इस युद्ध में बहुत बड़ी क्षति हुई और इसमें कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा। यानी कि होलकर को टोंक, रामपुरा और बूंदी अंग्रेजों को देना पड़ा हार में। ये द्वितीय आलंग मराठा युद्ध में हानि हुई थी। अब देखिए इस युद्ध में मराठा की तरफ से पेशवा बाजीराव द्वितीय नेतृत्व कर रहे थे। इस युद्ध का
परिणाम पूना की संधि थी, यानी कि इसका जो पूरा परिणाम था ये पूना की संधि थी। और अंग्रेजों ने उन्हें 8 लाख की वार्षिक पेंशन कर कानपुर के निकट बिठुर भेज दिया गया। किसको? पेशवा को, बाजीराव तृतीय को। देखिए कैसे कैसे उन्होंने उधर से उठा के, दक्षिण से उठा के उन्होंने कानपुर भेज दिया गया और एक छोटा सा क्षेत्र बिठुर भेज दिया गया। अब तृतीय आलम मराठा युद्ध क्या हुआ था? तृतीय आलम मराठा युद्ध के बाद कंपनी का भारत के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण हो गया। यानी कि तृतीय आलम मराठा युद्ध में तो सब कुछ चला ही गया था भारत के हाथों से, मराठाओं के हाथों से, और पूरा भारत में शासन कर लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और लॉर्ड हैसिंगटन्स के गवर्नर जनरल बनने के बाद अंग्रेजों की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यानी कि सब कुछ वर्चस्व, पूरा वर्चस्व अंग्रेजों के हाथों में आ गया था, और ये लॉर्ड हैसिंगटन्स के गवर्नर जनरल बनने के बाद हुआ था। ये साथियों, ये हमने मराठा के संघर्ष के बारे में जाना। जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ से स्टार्ट हुए थे पेशवा, वहाँ तक पहुँचे थे, तो इनके संघर्ष के बारे में जाना। अब पंजाब प्रांत के बारे में बात करते हैं। अब पंजाब प्रांत का क्या संघर्ष था अपने आप में, वो बात करेंगे। देखिए पंजाब प्रांत, यहाँ से कभी कभी आपको पंजाब प्रांत में पंजाब की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो राजा रणजीत सिंह के बारे में आपने बहुत सुना होगा, काफ़ी जगह इनका नाम भी सुना होगा हिस्ट्री में। तो इनके यहाँ से स्टार्ट हुआ था इनका संघर्ष पंजाब प्रांत का अंग्रेजों के खिलाफ। इसके बारे में बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख एक संगठित शक्ति के रूप में उभरा। रणजीत सिंह सुकेरचिया मिसल के प्रधान थे। इन्होंने डोगरों, नेपालियों और अफगानों के साथ बेहतर संबंध बनाए थे। इन्होंने बाहर विदेशों से अपने अच्छे संपर्क बना रखे थे, डोगरों से, नेपालियों से और अफगानों के साथ उनका अच्छा व्यवहार था। रणजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर, पेशावर, मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों पर रणजीत सिंह का अधिकार था। नेपोलियन की बढ़ती शक्ति और फ्रांस तथा रूस की मित्रता के कारण अंग्रेज उत्तर पश्चिमी सीमा पर असुरक्षित पा रहे थे। यानी कि इनका विदेशों से यानी कि अच्छा उठना बैठना था, व्यवहार अच्छा था, लेन देन अच्छा था, तो ये असुरक्षित पा रहे थे। अंग्रेज अपने आप को असुरक्षित फील कर रहे थे। तो अब इसमें इनको बात मन में खटक रही थी। अब देखिए इन्होंने कैसे हरकत करना स्टार्ट की। 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कर ली। देखिए कैसे संधि कर ली। देखिए इन्हें इस संधि के आधार पर सतलज नदी को बीच की सीमा मान लिया गया। 1823 तक आते आते रणजीत सिंह और अंग्रेज दोनों अलग अलग क्षेत्रों में राज्य विस्तार कर रहे थे। उन्होंने अपनी एक संधि कर ली, भैया इधर का हिस्सा हमारा है और उधर का आपका है, सब अपना अपना डेवलपमेंट करेंगे, अपना अपना विकास करेंगे। तो अब इन्होंने अलग अलग अपने क्षेत्रों में विस्तार कर रहे थे। रणजीत सिंह की सैनिक शक्ति किसी भी अन्य समकालीन भारतीय शासक से अधिक थी। यानी उनके साथ के, उनके समय के जो शासक थे भारत के, उनसे रणजीत सिंह की शक्ति कहीं ज़्यादा हो गई थी। परंतु
उन्होंने कभी भी अंग्रेजों से युद्ध की स्थिति नहीं पैदा की, यानी कि इन्होंने लड़ने की कोशिश नहीं की रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से, वो अपने में विकास करते रहे। और अंग्रेजों ने भी उसके जीवित यानी कि उनके जीवित रहते पंजाब पर आक्रमण नहीं किया, यानी कि इनकी ऐसी संधि हो गई थी, अच्छी सी केमिस्ट्री मिल गई थी, ना ये अंग्रेज दखल देंगे ना इनके विकास में, ना ये उनके विकास में दखल देंगे। और इन्होंने जीते जी रणजीत सिंह के जीते और उन्होंने हमला नहीं किया पंजाब पर। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और अगले 10 वर्ष में ही पंजाब का शक्तिशाली राज बिखर गया और ब्रिटिश भारत का हिस्सा हो गया, यानी कि वहाँ पर कोई शासन करने वाला नहीं था और कोई इतना रणजीत सिंह के बराबर इतना शक्तिशाली वर्चस्व बनाए रखा था, वो कोई बनाने वाला नहीं था और धीरे धीरे बिखर गया। प्रथम आलंग सिख युद्ध जब हुआ, यानी कि जब अंग्रेजों ने दखल देना स्टार्ट किया, तो प्रथम आलंग सिख युद्ध हुआ 1845 से 1846 तक, 1 साल युद्ध चला। पंजाब के फिरोजपुर जिले और उसके आसपास के क्षेत्र में लड़ा गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों की श्रेष्ठता स्थापित हुई। जम्मू कश्मीर को एक अलग रियासत का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो अलग रियासत थी वो यहाँ से अलग हुई, यानी कि यहाँ से ही अलग हो गई जम्मू कश्मीर की अलग रियासत और पंजाब अलग हो गया। दूसरा आलंग सिख युद्ध 1848 से ठीक 2 साल बाद और 1849 तक, यानी कि 1 साल फिर लड़ा गया। इसके परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य का पतन हो गया, यानी कि यहाँ पर सिख साम्राज्य का पतन हो गया और पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के रूप में ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया। यानी कि पंजाब का जो जब तक राजा रणजीत सिंह थे तब तक तो पंजाब का वर्चस्व बना रखा था, यानी कि पंजाब में कोई दखल नहीं दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और जैसे ही रणजीत सिंह का निधन हो गया उसके बाद पूरा साम्राज्य बिखर गया, कोई संभालने वाला नहीं था, यानी कि इतना कोई शक्तिशाली उनके बराबर राजा नहीं हुआ। और धीरे धीरे ये फिरोजपुर युद्ध के बाद सब जम्मू कश्मीर अलग रियासत हो गई। फिर इसके बाद दूसरा आलंग सिख युद्ध हुआ, फिर इसमें पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व हो गया पंजाब प्रांत पर। अब ये हमने पंजाब प्रांत के बारे में जाना। अब नेक्स्ट जो हैदराबाद प्रांत के बारे में जानेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसा संघर्ष रहा इनसे, वो हम जानेंगे। हैदराबाद शुरू करते हैं। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1722 चिनकिलिच खां को दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां को, जिसका मुख्यालय औरंगाबाद में था, 1724 में चिनकिलिच खां, यानी कि जिन्हें निजामुल मुल्क आसफ जहाँ भी कहा जाता है, ने हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना की। किसने? निजामुल उल मुल्क आसफ शाह ने आसफ जाही वंश की स्थापना की। तो आसफ जहाँ द्वितीय यानी कि अली खां हैदराबाद का निजाम 1762 से 1803 तक रहा, यानी कि वहाँ क्या होता था, निजाम हुआ करता था। जैसे मराठा में पेशवा, तो ऐसे ही यहाँ निजाम हुआ करते थे। दो निजाम रहा हैदराबाद का 1762 से 1803 तक। 1790 तक आते आते तीसरे आलम मैसूर युद्ध में निजाम मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शामिल हुआ, यानी कि निजाम भी शामिल हो गए, मराठे भी शामिल हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शामिल हो गए। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई।
जो मैसूर का युद्ध टीपू सुल्तान के नाम से बहुत मशहूर है, वही टीपू सुल्तान ये मैसूर का युद्ध है, इसके बारे में जानेंगे। अगर समय निकले तो मैसूर का आलंग मैसूर युद्ध पढ़िएगा और टीपू सुल्तान की एक युद्ध की रणनीति देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा। अब देखिए, रेमंड नाम का एक फ्रांसीसी जनरल आसफ जहां द्वितीय के सैनिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता था। रेमंड नाम का एक फ्रांसीसी जनरल आसफ शाह द्वितीय के सैनिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता था। निजाम पर फ्रांसीसी प्रभाव के प्रति अंग्रेज सावधान थे। जो फ्रांस का जो प्रभाव था उसे अंग्रेज जो है सावधान थे। हैदराबाद में ब्रिटिश रेजिडेंट कैप्टन अकिलिस किर्क पैट्रिक ने निजाम पर सैन्य सहायता के बदले सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बढ़ा दिया गया। अनंतः 1798 में हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। इस तरह हैदराबाद का प्रथम भारतीय रियासत बना। यानी कि जो सबसे प्रथम भारतीय रियासत थी वो हैदराबाद की थी, वो भारतीय रियासत बनी हैदराबाद सबसे पहले, जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया। अब देखिए, ये देखिए हैदराबाद का हमने पढ़ा, इसके बारे में जाना। अब आगे के दो प्रांत हम आपको पार्ट 2 में पढ़ाएंगे, और ये पार्ट 1 है। आगे का जो पार्ट 2 है उसमें आगे का नेक्स्ट मैसूर और जाट प्रांत है, उसके बारे में बताएंगे। तो साथियों, आगे वीडियो में बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।